हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे औद्योगिक परिणाम। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में किस तरह फैक्ट्रियों का स्थापना हुआ, किस तरह औद्योगिकरण का क्या स्थिति थी, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। अब जो औद्योगिकरण हुआ था उसके क्या क्या परिणाम हुए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कि औद्योगिकरण के क्या क्या परिणाम थे। पहला कि नगरों का विकास, कुटीर उद्योग का पतन, साम्राज्यवाद का विकास, समाज में वर्ग विभेजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म और स्लम पद्धति की शुरुआत। तो ये तो शॉर्ट में है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं आगे कि सन 1850 से 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद तथा डालमिया नगर आदि नए व्यापारिक नगर तत्कालीन बिहार राज्य में कायम हुए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या जो उद्योग था भारत में 1850 से 1905 के बीच डेवलप हुआ। सबसे पहला तो था वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग। और इन सब का विकास किस किस जगह पे हुआ कि जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर आदि क्या थे, व्यापारिक नगर के रूप में उभरे जो तत्कालीन बिहार राज्य में थे। और इसमें था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कायम हो जाने से प्राचीन गृह उद्योग का पतन आरंभ हो गया और हाथ से तैयार किया हुआ माल जो है महंगा पड़ने लगा, उसकी बिक्री खत्म होने लगी और नतीजा ये हुआ कि प्राचीन उद्योगों का लोप होने लगा। आज़ाद भारत में इन कलाकृतियों को पुनः प्रचलित करने का प्रयत्न किए जा रहे हैं, और जिसका मुख्य केंद्र जो है आगरा, बनारस, अहमदाबाद, सूरत, राजपुताना आदि कुछ शहर है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में हाथ के करघे से काम करने वाले पुराने बुनकरों के तबाही के साथ साथ नई मशीनों का आविष्कार हुआ था। लेकिन भारत में लाखों शिल्पियों एवं कारीगरों की तबाही के साथ साथ विकल्प के रूप में उस स्तर के किसी नए उद्योग का विकास नहीं हुआ। तो इंग्लैंड में क्या हुआ था कि जो पुराने बुनकर थे उनकी तबाही तो हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ नए मशीनों का भी आविष्कार हुआ था। लेकिन भारत में क्या हुआ था कि जो पुराने शिल्पी थे, कारीगर थे, ये लोग तो तबाह हो गए थे, लेकिन उस स्तर पर नए उद्योग का विकास यहाँ पे नहीं हुआ। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि पर औद्योगिकरण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उनके शिल्पी एवं कारीगरों ने खेती को अपनी आजीविका का सहारा बनाया। इसी प्रकार भारत में जो कृषि एवं उद्योग का संतुलन था वो नष्ट हो गया। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई थी। आगे चलकर इसी उपनिवेश ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया, और उपनिवेशवाद में जहां एक तरफ तकनीकी रूप से कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, वहीं साम्राज्यवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के नियंत्रण स्थापित हो जाते थे। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले जो उद्योगपति थे वो पूंजीपति बन गए थे। अब जो था कि समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। पहला तो था पूंजीपति वर्ग, और दूसरा था बुर्जुआ वर्ग या फिर मध्यम वर्ग, और तीसरा था मजदूर वर्ग। और यही आगे चलकर यही बुर्जुआ वर्ग जो था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की औपनिवेशिक एवं शोषण की नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। औद्योगिकरण ने एक नए तरह के मजदूर वर्ग का जन्म दिया। यद्यपि भारत में मजदूर 1850 ईस्वी से पहले चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि के बागानों में काम करते थे, लेकिन जब भारत में विभिन्न उद्योग लगे तो फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, जिसका जीवन स्तर क्या था कि काफ़ी निम्न होता था और जिनका शोषण उद्योगपतियों के द्वारा किया जाता था। औद्योगिकरण ने स्लम पद्धति की शुरुआत की और मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में, जहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहाँ रहने को बाध्य थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया। चूंकि पूंजीपतियों के द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष शुरुआत की। मजदूरों की आजीविका। औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिससे गृह उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था। औरतें एवं बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे, और उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के पक्ष में थे। मजदूरों की लाचारी यह थी कि अपने गृह उद्योग की तरफ लौट नहीं सकते थे, क्योंकि कल पुर्जों एवं मशीनों के आगे साधारण गृह उद्योग का फिर से विकसित होना असंभव था। अतः इन मजदूरों के मन में उत्तरोत्तर ये भावना दृढ़ होती गई कि ये नए कारखाने उनके प्रबल शत्रु हैं।
क्योंकि इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार कर दिया था और जिन कारीगरों को नौकरी फैक्ट्रियों में मिल भी गई थी, उनका जीवन बहुत ही कष्ट में था। अतः इन मजदूरों एवं बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू कर दिया और मशीनों को तोड़ने लगे। यूरोप में ऊन काटने वाली महिलाओं ने भी मशीनों पर प्रहार प्रहार किया और कई जगहों पर मशीनों को चौराहे पर लाकर उनमें आग भी लगा दी गई। तो यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बेघर मजदूरों की क्या स्थिति थी। ये सड़क पर सोते थे और वहीं पे रहते थे। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थों को खरीदने के लिए भी धन नहीं रहा। अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख लिया और सन 1830 से 48 के मध्य मजदूरों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया। यद्यपि 1832 में सुधार अधिनियम जो है पारित किया गया, लेकिन श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि श्रमिकों को मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं हुआ। अतः लंदन श्रमिक संघ, जो लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन था, के नेतृत्व में सन 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। तो चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1838 में। और इसको किसके द्वारा किया गया था? लंदन श्रमिक संघ या फिर लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। तो इस आंदोलन में क्या खास बात था कि इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जा सकता है। उस काल में यद्यपि इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली, परंतु आगे चलकर इसे इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल हुई कि स्वयं संसद के सदस्यों को मजदूरों की मांगों की पूर्ति के लिए प्रयास करने पड़े। सन 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे को मताधिकार प्रदान किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ मजदूर दल की सरकार बनी, जिससे उनके हितों की रक्षा करना शुरू कर दी। तो फाइनली 1838 में जो संघर्ष शुरू हुआ था, तो क्या हो कि 1918 में जाके इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार का अधिकार मिला। और भारत में 1850 ईस्वी के बाद का काल भारतीय श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल था। भारत में उद्योगों की स्थापना से मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई और आगे चलकर भारतीय श्रमिक वर्ग को कम मजदूरी, लंबे कार्य के घंटे, मिलों में अस्वस्थ वातावरण, बच्चों से काम लेना तथा महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, साथ ही सामान्य सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं कराने की समस्या को झेलना पड़ता था। इसके अतिरिक्त शासन के उत्पीड़न से भी भारतीय मजदूरों को क्षोभ उत्पन्न होने लगा था। अतः उन्हें मिल मालिकों एवं औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाना शुरू कर दी। इस कार्य में जो था, लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिकों ने भी भारतीय मजदूरों का साथ दिया और उनकी स्थिति में सुधार की मांग ब्रिटिश सरकार से की। चूंकि उन्हें डर था कि सस्ती मजदूरी होने के कारण भारत के उद्योग जो है उनका प्रतिद्वंदी ना बन जाए, और सन 1875 में उनकी मांगों के आधार पर एक आयोग नियुक्त हुआ, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर सन 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। तो आप यहाँ चित्र में एक देख सकते हैं कि एक कताई करती महिला का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस ये है कि जो भारत के मजदूर थे, वो जो आंदोलन कर रहे थे, उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिक। और क्यों सपोर्ट कर रहे थे? ताकि जब भारतीय मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, तो भारत के जो कपड़ा मिल के मालिक है, उनको लॉस होगा और उनके जो वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिक है, उनका जो कॉम्पिटिटर थे भारत के जो मिल मालिक, वो उनके कॉम्पिटिटर कभी नहीं बन पाएंगे, यानी कि प्रतिद्वंदी ना बन जाए, है ना? इसीलिए उसमें उसका स्वार्थ छुपा था। और फाइनली जाके क्या हुआ कि 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट जो है पारित हुआ था और इसके इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम का घंटा तय किया गया तथा महिलाओं के भी काम के घंटे तथा मजदूरों को निश्चित किया गया। फिर भी मजदूरों का असंतोष तब दिखाई पड़ा जब 1882 और 1890 के बीच मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 25 हड़तालें दर्ज की गई थी। मतलब इन 8 सालों में बम्बई प्रेसिडेंसी में 25 बार हड़ताल हुई थी और ये जो मजदूर थे वो असंगठित थे, जो गांव से आए और कुछ समय तक उद्योग में लगकर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते थे और सुधार नहीं आने की स्थिति में ये कारखाना छोड़कर वापस लौट जाते थे। और धीरे धीरे ये असंगठित मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया और फाइनली जाके 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी का ही एक पार्ट था, AITUC, की स्थापना की गई और इसका जो प्रधान थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। सन 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गठन से श्रमिकों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिल गई थी। अब 1926 में क्या होता है कि 1926 में मजदूर संघ अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों को मान्यता प्रदान की गई और सन 1929 के घोर महामंदी में हड़तालों द्वारा न तो मजदूरी
को ही गिरने से रोका जा सका और ना ही श्रमिकों की छटनी से रोका जा सका। इस काल में मजदूर संघों में जो है फूट पड़ गई और इसी समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोरों पर था। साम्यवाद की लहर रूस की तरफ से भारत आ गई थी और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भी भूमिका जो है सक्रिय भूमिका की शुरुआत हो गई थी। मजदूर वर्ग के लोग उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए क्योंकि साम्यवादी मजदूर वर्ग की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका पर बल देते थे। आगे क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में मजदूरों ने महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। कहाँ-कहाँ किया? बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर, धनबाद में मजदूरों ने महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला और सभी जगह के मजदूर दलों ने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की आर्थिक मांगों को उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के साथ जोड़ने की कोशिश की। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत का विभाजन हो गया और इसके तुरंत बाद भारत में बेरोजगारी बढ़ गई। श्रमिकों से यह उम्मीद थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और मजदूर संगठन 3 भागों में बढ़ गया। पहला इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), दूसरा था हिंद मजदूर संघ (HMS) और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC). ये ITUC 3 पार्ट में टूट टूट गया था। तो पहला पार्ट क्या था? INTUC, सेकंड था HMS और तीसरा था UTUC। मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 में 48 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून मिनिमम वेजेज एक्ट पारित किया। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो उस मजदूरों की आजीविका और उनको अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून मिनिमम वेजेज एक्ट जो है वो पारित किया, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दर जो है निश्चित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा दूसरी योजना में तो यहाँ तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना गुजारा ही ना कर सके, बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि वो अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। तीसरी योजना में मजदूरी बोर्ड स्थापित किया गया और बोनस देने के लिए बोनस आयोग की भी स्थापना की गई। तो कब? जब तीसरी योजना में मजदूरी बोर्ड को स्थापित किया गया और बोनस देने के लिए बोनस आयोग की भी नियुक्ति की गई थी। मजदूरी की स्थिति में सुधार हेतु सन 1962 में 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा उनकी मजदूरी को सुधारने का प्रयास किया गया। इसी तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योग में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। चूंकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था, तो हाँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुटीर उद्योग का महत्व और उसकी उपयोगिता क्या-क्या थी। यद्यपि औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भारत के कुटीर उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंचाई, मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया, परंतु इस विषम एवं विपरीत परिस्थिति में भी गांवों एवं कस्बों में ये उद्योग पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा तथा जनसाधारण को लाभ पहुंचाता रहा। राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय इस उद्योग की जो है अग्रणी भूमिका रही, अतः इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं और कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं, अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करता है। तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लघु उद्योगों ने सिद्ध किया कि ये बहुत तरीके से फायदेमंद होते हैं। सामाजिक, आर्थिक व तत्संबंधी मुद्दों का समाधान इन्हीं उद्योगों से होता है और इसके ठीक से कार्यकरण करने पर तीव्र आर्थिक विकास निर्भर करता है। ये सामाजिक, आर्थिक प्रगति और संतुलित क्षेत्रवार विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार है। तो कुटीर उद्योग क्या है कि सामाजिक, आर्थिक प्रगति और संतुलित क्षेत्रवाद विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उद्योगों की प्रगति बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को बढ़ाती है, कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि तथा उपयुक्त तकनीक का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करती है। इनको प्रारंभ करने में बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ये उत्पादकीय क्षमता के फैलाव पर ध्यान देते हैं, जबकि औद्योगिकरण में उत्पादन शक्ति केवल कुछ ही हाथों में रहती है। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को रोकता है और आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास के पूर्व भारतीय निर्मित वस्तुओं का विश्वव्यापी बाजार था। भारतीय मलमल और छींट सूती वस्त्रों का मांग पूरे विश्व में होती थी। भारतीय उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल उपलब्ध कराते थे, बल्कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। भारत से निर्यात के लिए मुख्य वस्तुओं में रुई तथा सिल्क, छींट, रंगारंग के बर्तन तथा ऊनी कपड़े जो है शामिल है। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग भारत में हाथों से बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादा तरजीह देते थे, क्योंकि हाथों से बने जो महीन धागों के कपड़े, तसर सिल्क, बनारसी तथा बालूचूरी साड़ियाँ तथा बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ एवं मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की मांग ब्रिटेन के उच्च वर्गों में अधिक थी।
मशीनों द्वारा इसकी नकल नहीं की जा सकती थी और विशेष बात तो ये थी कि इस पर अकाल और बेरोजगारी का असर नहीं होता था, क्योंकि ये महंगी होती थी और सिर्फ उच्च वर्ग के द्वारा विदेशों में ही उपयोग लाई जा सकती थी। अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंध कायम होने और औद्योगिकरण के कारण भारत का कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। चूंकि ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में विदेशी निर्मित वस्तुओं का आयात एवं भारत में कच्चा माल के निर्यात पर प्रोत्साहन देना था, इसीलिए ग्रामीण उद्योग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय खादी वस्त्रों की मांग ने कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। दो विश्व युद्धों के बीच कुटीर उद्योग तथा उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई और कारखानों के साथ कुटीर उद्योग भी क्षेत्रीय जगह पर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। तो यहाँ पे क्या हो कि सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योग की उपयोगिता, उसके विकास हेतु भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुआ। 6 अप्रैल 1948 को क्या हुआ कि औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। सन 1952-53 ईस्वी में 5 बोर्ड बनाए गए। कितने बोर्ड बनाए गए? 5 बोर्ड। कब? 1952 से 53 में। और उसका काम क्या था कि जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जटा तथा ग्रामीण उद्योग हेतु थे, उन पे रिपोर्ट करना था उनको। और क्या था कि सन 1956 से 77 ईस्वी तक औद्योगिक नीति में इनके प्रोत्साहन की बात की गई। 1956 से 1970 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें इन सबके प्रोत्साहन की बात की गई। आगे चलकर 23 जुलाई 1980 को औद्योगिक नीति की घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई एवं लघु उद्योगों की सीमा भी बढ़ाई गई। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जहाँ एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ने लगी। अब रसायन एवं बिजली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होने लगा। विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक एवं स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की औद्योगिक नीति ने जिस तरह औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत की, भारत में राष्ट्रवाद की नींव उसका प्रतिफल था। यही कारण था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो राष्ट्रवादियों के साथ अहमदाबाद एवं खेड़ा मिल के मजदूरों ने उनका साथ दिया। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल डालते हुए कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तथा उपनिवेश के खिलाफ उसका प्रयोग किया। पूरे भारत में मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने भारत छोड़ो आंदोलन में उनका साथ दिया। अतः औद्योगिकरण ने, जिसकी शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया के तहत हुई थी, भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1950 के बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान से वंचित हो गया और अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से ब्रिटेन में काफ़ी आगे निकल गए। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह भारत में औद्योगिकरण का विकास हुआ और मजदूरों की क्या स्थिति थी। तो ये चैप्टर आप लोग 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आशा करते हैं आप लोग इस चैप्टर को समझ चुके होंगे। मैंने इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करने का कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।